नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के 1-to-1 प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में है वो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इन्होंने 2011 में यूपीएससी क्लियर करके इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में ये गई। अभी ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है और रीजनल आउटरीच ब्यूरो जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे हैं। हमारे साथ नेहा जलाली जी हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। नेहा जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि जब आपने आप इंडियन सर्विसेज यूपीएससी क्लियर किया, उसके बाद आप किन किन कैपेसिटीज़ में रही, किन किन कैपेसिटीज़ में काम किया भारत सरकार में आपने? जी, जैसा कि आपने अभी बताया है, मैं इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में 2011 में मैंने ज्वाइन किया। 2 साल की प्रोबेशन ट्रेनिंग के बाद मैंने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न न्यू दिल्ली में ज्वाइन किया था एज अ प्रोबेशनर। और उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में अलग अलग कैपेसिटीज़ में वहाँ काम किया। पहले एक जो न्यू मीडिया विंग था, जबकि सोशल मीडिया का एक दौर शुरू हुआ था भारत सरकार के। हालांकि सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स थे तब जहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, एक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और एक MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो जो शुरुआती दौर रहा, जबकि सोशल मीडिया और उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने जब अपनी पकड़ बनानी शुरू करी थी एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, तो आई एम लकी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट होल टीम। वी हैड अ वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम विद वेरी एबल सीनियर ऑफिशियल्स ऑल्सो। तो आज आप जितना भी देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एज ए नोडल मिनिस्ट्री एज वेल एज बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो शुरुआत रही थी वो कहीं ना कहीं जो न्यू मीडिया सेल था, न्यू मीडिया विंग था जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, वहीं से उसकी हुई थी। इसके बाद मैं 2016 में आई केम टू जम्मू में मेरा जो अर्स्टवाइल डिपार्टमेंट था डायरेक्टोरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, जो कि आउटरीच एक्टिविटीज़ जो होती हैं भारत सरकार की उससे रिलेटेड है, उसमें मैंने यहाँ पर मेरे ट्रांसफ़र होकर के मैं उसमें आई थी। साथ ही मेरा एडिशनल चार्ज मुझे मिला था देहरादून के डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी का फॉर सम टाइम। 2 साल मैंने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है जम्मू में, वहाँ पर एज हेड ऑफ न्यूज़ काम किया है। तकरीबन 1.5-2 साल मैंने जो दूरदर्शन का न्यूज़ है, दूरदर्शन न्यूज़ जम्मू, वहाँ पर एज हेड ऑफ न्यूज़ मैंने काम किया है। पिछले 2 सालों से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और रीजनल आउटरीच ब्यूरो को भी हेड कर रही हूँ। जो रीजनल आउटरीच ब्यूरो है, ये जो अर्स्टवाइल 3 डिपार्टमेंट्स थे, DAVP का एग्जीबिशन का विंग और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, और जो अर्स्टवाइल मेरा डिपार्टमेंट था डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, ये उन तीनों का अमेलगमेशन है। ये 3 डिपार्टमेंट्स को एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक बेहतर आउटरीच के लिए, एक बेहतर तरह से एक कंबाइन और एक सिनर्जेटिक वे में लोगों तक भारत सरकार की मैसेज पहुंचाने के लिए। सो एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ दीज 2 डिपार्टमेंट्स। मैम, आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में डिप्टी डायरेक्टर हैं। असल में बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ कैसा काम होता है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है आपका इसमें? जी, मैं थोड़ा ओवरऑल बताना चाहूँगी, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क की बात हुई है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो भारत सरकार का जो यूनियन मिनिस्ट्री है, उसके तहत कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन में ही डील नहीं करती, वो ब्रॉडकास्टिंग में डील करती है। इंफॉर्मेशन के अलग अलग तरीके हैं, चाहे वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू हो, थ्रू द प्रेस रिलीजेज और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं केंद्रीय मंत्रियों की, उससे रिलेटेड हो, या एक आउटरीच के फॉर्म में हो, जैसे डायरेक्टोरेट ऑफ रीजनल आउटरीच ब्यूरो करता है। इसके साथ ही कुछ जो है वो स्टैट्यूटरी पावर्स से रिलेटेड, RNI वगैरह का जैसे सर्कुलेशन वगैरह है, उससे रिलेटेड जो काम रहता है वो रहता है। हमारा जो डोमेन है ब्रॉडकास्टिंग का, ब्रॉडकास्टिंग में विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है बोथ इन दूरदर्शन एज वेल एज ऑल इंडिया रेडियो, वी डील विद दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फिल्म्स का एक बहुत बड़ा डोमेन है, प्रमोशन ऑफ फिल्म्स, चाहे वो रीजनल सिनेमा हो या जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा है, डॉक्यूमेंट्रीज, हर तरह के सिनेमा को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स को प्रमोट करने के लिए भी एक मेजर डोमेन है जो हमारे ऑफिसर्स इसमें डील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी कुछ कार्डर पोस्ट रहती हैं इलेक्शन कमीशन में और कुछ मिनिस्ट्रीज में। हमारे PIB के ऑफिशियल्स जो रहते हैं वो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें डिप्यूटेड होते हैं इन
कैरिंग फॉरवर्ड द मैसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ हद तक पॉलिसीज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगी, किस तरह से प्रैक्टिकली ग्राउंड में आएंगी, उनका कम्युनिकेशन का जो कंपोनेंट है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सब चीज़ों से डील होती है। पब्लिसिटी हर तरह की, अगर हम डीएवीपी की जैसे बात करें, अर्स्टवाइल जो डीएवीपी था, तो पब्लिसिटी किसी भी फॉर्म से, चाहे वो एक पेड पब्लिसिटी हो, चाहे वो आउटडोर पब्लिसिटी के फॉर्म में हो, प्रिंट मीडिया पब्लिसिटी हो, तो वो एक पब्लिसिटी का भी जो एक कंपोनेंट रहता है वो भी हमारे ऑफिसर्स के पास रहता है। जी। अब मैम इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि मीडिया के साथ आपका इंटरफेस कैसा रहता है, क्योंकि मीडिया के साथ क्लोज लाइजन में आप काम करते हैं, तो कैसा एक रिश्ता आपका रहता है मीडिया के साथ? जी, आई थिंक आपने ये बहुत ही एक अहम सवाल पूछा है। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो मीडिया का जो नेचर ऑफ वर्क है वो एक बहुत ही फ्री है। हम कहते भी हैं कि फ्री एंड फेयर मीडिया, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आई थिंक दैट इज़ द सोल ऑफ द मीडिया इन अ वे। हम जब ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो हम जानते हैं ट्रेडिशनली एक जैसे कि आप देखेंगे अंग्रेज़ों के ज़माने से कहा गया था एक स्टील फ्रेम, तो एक दायरे में रह करके ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ता है। हाँ। और एक बहुत ही फ्री तरह से मीडिया काम करती है। तो अब देखेंगे इन दोनों चीज़ों में थोड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन सा है। बिल्कुल। एज एन इंडियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आई और माई कोलीग्स इन द सर्विस, वी स्टैंड इन द मिडल ऑफ बोथ थिंग्स। तो वो एक जो मिडल में स्टैंड होने वाली बात है, उसमें हमें कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करनी पड़ती है। वी आर ब्यूरोक्रेट्स प्लस वी आर ऑल्सो मीडिया पर्सन। सो ये एक जो बैलेंस है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रूशल है मेंटेन करने के लिए। द क्वेश्चन इज़ हाउ। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो देखी जाती है, हम ये देखें कि गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालती है वो पब्लिक का एक तरह से हक है। और ये हक जो है ये किस तरह से लोगों तक पहुँचे वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा आप लोगों पर, मीडिया पर्सन्स पर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, ये इन्फॉर्मेशन फ्लो अगर स्मूथ रहेगा, बिल्कुल, तो उतना ही स्मूथ तरह से लोगों तक जानकारी पहुंचेंगी। इन्फॉर्मेशन से लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम होंगे। जैसे कि हम देखते हैं आजकल अलग तरह से, कभी कुछ न्यूज़ कम है, कभी न्यूज़ ज़्यादा है, सही गलत, मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्योंकि ये फ्लो है, ये अभी हम लोग इसको, हालांकि ऑलरेडी हम लोग देखें, अगर बाकी देशों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो बाकी देशों के हिसाब से वी हैव वन ऑफ द मोस्ट फ्री एंड वन ऑफ द मोस्ट फेयर मीडिया। अगर हम देखें तमाम देशों को कंपेयर करके, मैं सिर्फ डेवलप्ड या डेवलपिंग या इस तरह के देशों की बात नहीं कर रही, लेकिन just because we are better than a lot of other countries doesn't mean that there is no scope for improvement for us. तो हम यहाँ देखें कि जितना स्मूथ फ्लो करेगा जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द मीडिया एंड इवेंचुअली टू द पब्लिक, उतना ही बेहतर एक हमारी जो डेमोक्रेसी है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हाँ, बिल्कुल। ये जो स्मूथ फ्लो है, इसी को ऑपरेशनलाइज करने के लिए वी हैव इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस एंड इट्स ऑफिसर्स। हमारी सर्विस में बताना चाहूँगी सर्विस के बारे में कि हमारी सर्विस के दो जो ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो एक डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू आते हैं और ग्रुप बी जो थ्रू प्रमोशन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जो क्योंकि ग्रुप बी के हैं वो बहुत सारे डोमेन से लोग आते हैं हमारे पास, मीडिया पर्सनल, वी हैव गॉट सम वेरी ब्राइट ऑफिसर्स ऑल्सो। तो ये जो एक पूरा का पूरा फ्रेम बनता है, ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी as a whole team of this Indian Information Service officers, we come forward and we take the responsibility of creating such structures जो कि इस स्मूथ इंफॉर्मेशन फ्लो को हेल्प कर सके, ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी। वी आर नॉट स्टैंडिंग इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द मीडिया पर्सन। मीडिया पर्सन में और भारत सरकार में या मीडिया पर्सन में और हम में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम जब भी देखेंगे आप the way in which we deal with officers, और in which अगर हम देखेंगे बाकी के भी, जैसे मैं ऑफिसर्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल कोई और सर्विसेज के लोग हों, मेरी हमेशा बाकियों को राय यही रहती है दैट मीडिया पर्सन्स आर एज important as the bureaucracy. Because eventually they are carrying forward the work that we are doing or sometimes not doing. बिल्कुल, बिल्कुल। Okay. सो ये जो रिलेशनशिप है ये एक इक्वालिटी का रिलेशनशिप है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑपरेशनलाइज दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो उसको बेहतर बनाने के लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है वो यही रहती है कि एक इंटरेक्शन, एक फैसिलिटेशन, जो कि हमारी एज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफिसर्स, एज इंडियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, हमारी पहली कोशिश रहती है व्हेन वी आर डिलीवरिंग एनीथिंग रिलेटेड टू द गवर्नमेंट थ्रू द इंफॉर्मेशन। यस मैम, इसके साथ साथ अभी सबसे अहम जो चैलेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी वास्ट हो चुकी है, सोशल मीडिया का आगमन हो चुका है और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया है सामने।
आपकी तरफ से इसको कैसे डील करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई है? क्या आप समझते हैं कि ये एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा जाती है सोशल मीडिया से, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? जी, अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, बिकॉज हम देखेंगे टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड से, आज का हमारा कोई भी फील्ड हो, एंटरटेनमेंट हो, यूथ हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, किसी भी फील्ड से जो टेक्नोलॉजी है वो अलग नहीं है अब। मोर सो मीडिया, बिकॉज मीडिया में तो हम इंफॉर्मेशन से डील करते हैं, और अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, इतने सारे अलग अलग फील्ड्स आ गए हैं जिसने कि इंफॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, साथ में जिस तरह से वो इंफॉर्मेशन यूज़ होती है, प्रोसेस होती है और इवेंचुअली डिसेमिनेट होती है, इन चैनल्स को भी उसने इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है कि आजकल हम सिर्फ एक ट्रेडिशनल मीडिया तक सीमित नहीं रह गए हैं। आप देखेंगे कि जो कल तक सिर्फ एक कंज्यूमर थे, जो उन्होंने टेलीविजन पर देखा, बिल्कुल, या रेडियो पर देखा, आज वही एक ब्रॉडकास्टर है इन्फॉर्मेशन के। ही कैन रिकॉर्ड हिज वीडियो। उनके मोहल्ले में सपोज कोई चोरी हो गई, तो वो एक छोटी सी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे डाल सकता है, एंड इट हैज द पोटेंशियल ऑफ गेटिंग वायरल। और वो मिनटों में हुआ भी है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर लोगों ने खुद एज ए ब्रॉडकास्टर काम किया है। वहां पर आप ब्रॉडकास्टर हैं या मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, हम लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब ये सब चीज़ हो रही है, जब ये सब चेंजेस हो रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सोसाइटी ऑल्सो इवॉल्व्स विद द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कहीं कहीं थोड़ी सी पेस जो है वो मिसमैच हो रही है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हालांकि टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है व्हेन इट कम्स टू मीडिया। हम देखेंगे कि जो टाइम फ्रेम है किसी भी चीज़ को डिसेमिनेट करने का वो बहुत कम हो गया है। आपने कोई भी अपनी चीज़ देनी है, आप अपने मोबाइल के थ्रू कहीं पर भी जा कर के आप यू कैन सेंड इट अक्रॉस ऑन ईयर। बिल्कुल। सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज की डेट में सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप देखेंगे एक जर्नलिस्ट की एक न्यूज़, उसको कंज्यूम करने का पैटर्न, उसको प्रेजेंट करने का पैटर्न, हर चीज़ में एक सी चेंज आया है। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। बट जैसा कि आपने कहा, यू मेंशन्ड अबाउट द चैलेंज, यस इट इज़ अ वेरी वेरी बिग चैलेंज ऑल्सो। यस। अब जैसे आपने बताया कि आप मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, आई थिंक जो पोटेंशियल है मिस इन्फॉर्मेशन का, किसी भी गलत या बुरी या अनहोनी को होने देने, कोई गलत वारदात को होने में या कोई अनहोनी हो जाए, उसका जो डर है, जो पोटेंशियल है एक छोटी सी पीस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन से, वो बहुत ही ह्यूज है। हमने पास्ट में देखा है, अपने एक्सोडस हुआ है लोगों का। बहुत पहले की बात करूं तो जैसे नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र में हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स का, आई थिंक वो शुरुआती जो सबसे पहला एक हम लोगों ने इंसिडेंट देखा था जहां पर इतना मास लेवल पर स्मॉल मैसेज ऑन सोशल मीडिया वाज कन्वर्टेड इनटू एन एक्शन ऑन सच अ बिग स्केल। उसके बाद से तो वी हैव बीन विटनेसिंग इन एंड अराउंड, देयर हैव बीन, आप देखेंगे कि बाहर के देशों में भी बहुत सारी देयर इज, आई डोंट वांट टू नेम सर्टेन इंसिडेंट्स, बट इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो और ये एग्जैजरेटेड नहीं है, जो इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, जो मिस इन्फॉर्मेशन का, ये कहीं से भी एग्जैजरेटेड नहीं है। हमने पिछले कुछ टाइम में भी देखा है कि कई बार कुछ गलत एलिमेंट्स हैं जो यूथ को एक गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, प्रोवोकेशन करते हैं यूथ की, जो इसके माध्यम से बिल्कुल, चाहे वो किसी गलत आदत को लेकर हो, चाहे वो किसी गलत नशे को लेकर के हो, चाहे वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर के हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। सो इज देयर एनी मैकेनिज्म टू कीप अ चेक ऑन दैट, मतलब उस पर एक चेक रखा जाए? जी बिल्कुल। आई थिंक क्योंकि अब बात मिस इन्फॉर्मेशन की हो रही है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने एक ट्विटर हैंडल भी शुरू किया है फैक्ट चेक का, PIB फैक्ट चेक का, और उन्होंने रीजनल सेंटर्स में भी, जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, वहाँ पर उन्होंने रीजनल फैक्ट चेक यूनिट्स भी बनाए हैं। तो आप जो लोकल आपके PIB के ऑफिसर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ पर, या एक नेशनल जो ट्विटर पे आप देखेंगे PIB फैक्ट चेक का जो है, एक उनकी हॉटलाइन भी है। तो वहाँ पर आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप उनके PIB के ऊपर आप उनको मैसेज कर सकते हैं। आम पब्लिक, बिल्कुल, जर्नलिस्ट तो कर ही सकते हैं, बट साथ ही आम पब्लिक भी ये चीज़ कर सकती है। तो ऑफ कोर्स द मैटर हैज़ टू बी रिलेटेड मोर और लेस टू द गवर्नमेंट, या उस चीज़ से कुछ रिलेटेड। तो उसके ऊपर हम लोग
नोडल जो डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से जो करेक्ट उसका फॉर्म है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के आते हैं एज सून एज इट इज़ पॉसिबल. सो दैट इज़ द प्राइम एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट एज ऑन डेट दैट इज़ वर्किंग हियर. साथ ही मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, राजन जी आप तो जानते ही होंगे, आप खुद मीडिया से हैं, तो मैंने देखा है कि मीडिया ने भी आई थिंक फैक्ट चेक को लेकर के अभी से नहीं, कुछ टाइम पहले से ही हर मीडिया हाउस ने अपने अपने छोटे कुछ टीम्स बना रखी हैं जो फैक्ट चेक के ऊपर काम कर रही हैं. वो कोई आपकी वीडियो जैसे वायरल होती है तो वीडियो के एकदम ट्रेस करके उसको कहाँ से उसका ओरिजिनल सोर्स रहा. हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए, तो उसके ओरिजिनल सोर्स तक वो जा करके वो चीज़ प्रूव करते हैं कि नहीं ये सही था या ये गलत नहीं था. तो आई थिंक इट्स नॉट जो मिस इन्फॉर्मेशन से फाइट करने का जो चैलेंज है वो अकेली भारत सरकार का या किसी भी सरकार का अकेले पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है उसका जो कहेंगे उसकी जो वॉल्यूम है वो इतनी ह्यूज है कि उसमें मीडिया एग्जैक्टली जो वॉल्यूम है वो इतनी ज़्यादा ह्यूज है कि वो एक हम कह सकते हैं इट्स लाइक ए वॉल्केनो. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एक ब्रॉडर चैलेंज बनता जा रहा है आपके लिए. बिल्कुल. और इसमें जितना सरकार का या मीडिया पर्सन्स का जो मिलकर के इसमें काम करना है वो जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आम लोग हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को शेयर करें. हम देखेंगे कि जैसे आप लोग घर पर होते हैं तो हम लोग टेलीविज़न का रिमोट हाथ में लेते हैं तो हम देखते हैं कि आज हमने XYZ चैनल देखनी है, आज इंग्लिश का या फिर हिंदी का मैं चैनल पसंद करता हूँ, या आज मैं रीजनल चैनल की न्यूज़ देखता हूँ. तो वहाँ पर हम चूज कर रहे हैं, आई एम चूजिंग दैट आई एम वाचिंग XYZ न्यूज़ और कोई और न्यूज़, यहाँ का एंकर अच्छा है, यहाँ का ये वाला प्रोग्राम न्यूज़ का अच्छा है. तो मैं जो अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको डिफाइन कर रही हूँ वहाँ पर. इसी तरह से हम जब बाहर जाते हैं, हम किसी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि भाई XYZ क्वालिटी है या ये है, तो मैं अपनी चॉइस को रीडिफाइन कर रही हूँ. बिकॉज मैंने जो अपने प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर ऑफ न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन हो या वो प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, मैं उस यूज़र को डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी क्वालिटी पर भरोसा है. मुझे भरोसा है कि आपकी जो चैनल है, जैसे हम ग्रेटर जम्मू पे बैठे तो मैं ग्रेटर जम्मू के चैनल का, वर्चुअल चैनल का या उनके न्यूज़पेपर को मैं पढ़ रही हूँ और मुझे इनके ऑथेंटिक होने पर भरोसा है. लेकिन जब हम ये चीज़ सोशल मीडिया पे करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं? जब हम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज रिसीव करते हैं तो हम ये क्यों नहीं देखते कि ये मैसेज कहाँ से आया है? बिल्कुल. क्योंकि मैंने बहुत बार खुद से ऑब्जर्व किया है, आप एक मैसेज को 2 सेकंड के लिए ढंग से आप देखेंगे तो आपको मैसेज के कंटेंट से ही पता चलेगा कि वो कितनी ऑथेंटिक है. आपको जस्ट थोड़ा सा रुक करके, इंस्टेड ऑफ इररिस्पॉन्सिबली आप उसको फॉरवर्ड कर दें, आपको थोड़ा सा रुक करके उसे देखना है कहाँ से आया, कैसे आया. और आप लोगों के पास, जनता के पास आजकल तो मीडिया इतनी फास्ट है, मीडिया इज सो फास्ट टुडे कि ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी न्यूज़ भी होगी, आप 2 मिनट के अंदर अपना टेलीविजन आप अपना टेलीविजन चेक करें. मैं कई बार देखती हूँ घर पर, जैसे पता चलता है या फ्रेंड्स वगैरह कभी बोलते हैं कि देखो ऐसे ऐसे कोई चीज़ हो गई, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि अगर इतनी बड़ी कोई चीज़ होती तो सबसे पहले आपके टेलीविजन पे होती. बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो आई थिंक ये सबसे बड़ा, बिकॉज आप जानते हैं आज की डेट में द न्यूज़ चैनल्स आर वेरी फास्ट, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ साथ हम लोग रियल टाइम न्यूज़ पे आपके पास ला रहे हैं. इतनी सारी चैनल्स हैं आपके पास. तो अगर इतनी बड़ी कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें कि कोई नेगेटिव चीज़ है या कोई तो वो सबसे पहले टेलीविजन चैनल्स पर भी आएगी. नॉनदलेस आप उसको, जैसा कि मैंने फैक्ट चेक का आपको भी बताया, वहाँ पर भी, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज़ को आप कभी भी फॉरवर्ड कर रहे हैं उससे पहले जो सबसे पहले प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आप लोगों की बनती है एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नागरिक होने के नाते. जी मैम, इसके साथ साथ हम आपके कुछ जो निजी पहलू है उस पर भी जाना चाहेंगे. आपने प्राइवेट जॉब भी किया है, यू आर इंजीनियर, आप इंजीनियर हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर बनने का फैसला, पब्लिक सेक्टर में जाने का फैसला कैसे लिया आपने? जी, सिंस वी वर टॉकिंग सो मच अबाउट आवर डोमेन ऑफ द वर्क दैट वी डू, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी आपको. मैं because I was an engineer, I was working with Cognizant Technologies up till 2009. So वहाँ पर सिविल सर्विसेज की क्योंकि बात है, सिविल सर्विसेज की इच्छा मुझे पहले से थी. मैं कहना चाहूँगी कि बचपन से इनफैक्ट सिविल सर्विसेज करने की एक इच्छा सी थी मन में. सो बहुत ज़्यादा कुछ हमारे बैकग्राउंड तो आसपास लोग नहीं थे जो ज़्यादा सिविल सर्विसेज में रहे थे. एक अपने आप से ही इसकी बारे में थोड़ी सी खोजबीन शुरू करी थी मैंने. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस इनिशियली बिकॉज फ्रॉम अ प्योरली टेक्निकल बैकग्राउंड आई वाज गोइंग टुवर्ड्स
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी तैयारी और बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स उसमें थे. आई हैड टेकन पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफी फॉर एग्जांपल. सो देयर वाज अ ह्यूज चेंज. और पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं थी तब, इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं था. बट आई थिंक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एक पॉजिटिव माइंडसेट था. I had got a very good, a huge support from my family, especially my father, because with that instant when I had to leave my job and वो resign करके मुझे घर बैठ के तैयारी करने की एक स्टेज थी. तो I think it was that one decisive moment in which I had asked my father कि पापा ऐसे he just told me one thing. He just said that if you go ahead you have to do it. अगर आप ये छोड़ करके दूसरी जगह जाओगे तो इतना ज़रूर ध्यान में रखना कि तुम्हें करनी ही करनी है चीज़. हाँ. बस उनका इतना कह देना और देन देयर वाज नो लुकिंग बैक एक्चुअली. सो आई थिंक द मोस्ट डिसाइसिव मोमेंट्स जो रहते हैं लाइफ में वो वही होते हैं जहाँ से हम पीछे नहीं मुड़ने के बारे में डिसाइड करते हैं. एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा. लेकिन नेहा जी, आप रोल मॉडल भी हैं कई जो यूथ हैं हमारे, उनके लिए. कई यूथ जो यूपीएससी करना चाहते हैं या इस वक्त परस्यू करने में लगे हुए हैं, और इस वक्त पेंडेमिक का टाइम है, आपको पता है. ऐसे में क्या मैसेज उनके लिए? आई वुड से दैट यूपीएससी जो है ओवरऑल इट्स अ होल गेम ऑफ अबाउट परसिस्टेंसी. आप कितना परसिस्टेंट हैं, आप कितना परसिवेरेंस से काम कर पाते हैं. देखिए, मेरा ये मानना है कि एक अबव एवरेज इंटेलिजेंस, बहुत ही ज़्यादा एक जज्बा यूपीएससी को क्लियर करने का, पढ़ने का और अपने आप को उस काबिल बनाने का, एक वो कहते हैं ना, एक अनडिटर्ड सा, एक नहीं हारने वाला एक एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए. बहुत लोगों का, राजन जी, ये मानना है कि 18 घंटे की पढ़ाई जिसमें चाहिए होती है. आई हैव ऑल्सो ट्राइड देखने के लिए कि भाई 18 घंटे का क्या फॉर्मूला है, कोई खास चीज़ होती है उसमें. इट्स नॉट अबाउट द आवर्स एक्चुअली. इट्स अबाउट कि आप कितनी आप ढंग से बैठ करके उसे पढ़ते हैं. आपका माइंड, हर माइंड एक अलग माइंड है. बिल्कुल. एवरी माइंड हैज़, क्योंकि बहुत सारे लोग, आज भी मेरी किसी से बात हुई थी तो वो ये पूछ रहे थे कि क्या कोचिंग की ज़रूरत रहती है इसमें. मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपका जो माइंड है, आपका जो तरीका है पढ़ने का, आप पहले उसकी स्ट्रेंथ्स देखिए, उसकी स्ट्रेंथ्स देखिए, उसकी वीकनेसेस देखिए. आप जब ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि क्या आपको एज अ डिसिप्लिन, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत है, या आपको सिर्फ नॉलेज उस चीज़ के बारे में कम है इसलिए आप कोचिंग चाहते हैं, या आपके पास दोनों चीज़ें हैं, आप डिसिप्लिन भी हैं, आप किताब से पढ़ करके भी चीज़ कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग की शायद उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि शॉर्टकट फार्मूला नहीं है यूपीएससी में. व्हेन यू कमिंग टू यूपीएससी यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि मिनिमम आपका 1-1.5 साल कहीं नहीं गया. तो 1-1.5 साल का आपने लेकर के करना ही है. ऑन एन एवरेज सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में लोग जाते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आप पहले अटेम्प्ट में ये नहीं क्लियर कर सकते. फॉर एग्जांपल, मेरा इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई हैड क्लियर्ड दिस. अ लॉट ऑफ अदर्स, आप खुद से भी शायद अपने आप से सरप्राइज हो जाएंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ हिडन क्वालिटीज़ जो लोगों की खुद से इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में निकल करके आएंगी. तो आप अपने आप को बिल्कुल कसौटी पे रखें. डरने की, घबराने की कहीं से कोई बात नहीं है. यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है, मेरा ये मानना है दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. आप खुद भी नहीं जानेंगे कि आपके अंदर से इतनी सारी आपकी प्रतिभाएं निकल करके आएंगी, कुछ कमियां भी निकल करके आएंगी. आप कमियों को एक्सेप्ट करें और उनको थोड़ा फाइट करें और आगे चलें. कोई स्ट्रिक्ट फार्मूला नहीं है. आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी, आपका अपना तरीका, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. वो इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन जस्ट read and memorize and then you can clear. No, you have to have an analytic mind. You have to create and apply logic and आगे बढ़ के फेलियर से नहीं घबराना है. बिकॉज मेरा ये मानना है कि देयर इज़ नो सक्सेस और नो फेलियर इज़ फाइनल इन लाइफ. यूपीएससी क्लियर कर लिया, उसके बाद भी अभी आगे भी बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं जो हमें या मेरे साथ के जितने भी कोलीग्स, आई एम श्योर ऑल माय फ्रेंड्स इन माय सर्विसेज, अदर सर्विसेज आल्सो विल एग्री विद मी कि मुकाम जो है वो ख़त्म नहीं होते ज़िंदगी में कभी. तो कोई भी सक्सेस या कोई भी फेलियर जो है वो फाइनल नहीं है, वो आखिरी नहीं है, और वो आपको किसी भी तरह से लिमिट नहीं कर सकता. यूपीएससी क्लियर करना एक पार्ट था हमारी ज़िंदगी का.
उसके आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो फेलियर है, सपोज देयर आर पीपल जो हमारे साथ के बहुत लोग थे जो 3-3, 4-4 साल भी नहीं इस चीज़ को क्लियर कर पाए, बट उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी है। दे आर डूइंग एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल। किसी ने अपनी एकेडमी खोली है, किसी ने मोबाइल ऐप के पर काम किया है और उनकी प्रतिभा वहाँ पर बहुत खूबसूरती से निकल करके आ रही है। सो आपके लिए क्या चीज़ बनी है, हो सकता है कि आप एक स्टेज पर उसको देख सकें, उसको डिफाइन कर सकें, बट देन देयर आर आल्सो अदर स्टेजेस जहाँ पर आपने ये देखना है कि व्हाट डज लाइफ हैव फॉर यू। सो इट्स नॉट अ जीरो सम गेम, इट्स जस्ट दैट आपने अपने रास्ते को, अपनी लाइन को आइडेंटिफाई करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, आप ग्रेटर जम्मू में आई, अपना कीमती समय दिया आपने। तो नेहा जलाली जिन्होंने कई अहम बातें बताई हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात उन्होंने बताई कि वाकई ही जो ये सोशल मीडिया का आगमन हुआ है ये सबके लिए एक चैलेंज है। जहां इसने हमारी सोसाइटी को एक फ़ायदा पहुंचाया है, वहीं एक चैलेंज भी, एक थ्रेट भी दिया है कि जब मिस इन्फॉर्मेशन जाती है तो काफ़ी इंसाइट कर सकती है भावनाओं को लोगों की। और उन्होंने कहा है, लोगों से आह्वान भी किया है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है तो उसको कम से कम 1 मिनट 2 मिनट देखें। और ख़ासकर यूपीएससी करने के लिए जो उन्होंने युवाओं को कहा है, ये वाकई ही बहुत ही अहम है। इस पे युवा ध्यान देंगे तो वो बेहतर कर पाएंगे अपने भविष्य में। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।